پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے. بنگلہ دیش ہم سے الگ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ہمارے ویسٹ پاکستان کے اندر ایک نیرو ایلیٹ ملک میں بیٹھی تھی جو ملک کا نظام چلا رہی تھی. 1948 میں ہی ہمارا کشمیر کے اوپر انڈیا کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن ہوئی. ایک سیکیورٹی محاذ ہمارا انڈیا کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا اور اسی ٹائم پر नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी. स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में. हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों कई सारे किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे ज़्यादा ऊपर है. और आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशंस भी होते हैं और सोशल मीडिया पे भी अलग अलग हमें वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अफसोस भी होता है. लेकिन पाकिस्तान क्योंकि भारत से निकला हुआ है और जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद से अगर हम भारत की बात करें या फिर पाकिस्तान से निकला हुआ बांग्लादेश, वो भी काफ़ी तरक्की कर चुका है. लेकिन पाकिस्तान में आखिर हालात ऐसे क्यों हैं कि पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो पाया है. और चाहे हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, पाकिस्तान हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं बहुत पीछे नज़र आता है. इसी सिचुएशन पर हम आज बात करने वाले हैं और आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है अरसलान जाहिद साहब ने, जो कि करंट अफेयर एनालिस्ट है. बहुत बहुत स्वागत है आपका अरसलान जी. नमस्कार. नमस्कार जी, इस्लाम, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी. बहुत शुक्रिया जी. अरसलान साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करती हूँ और बहुत कम लोग होते हैं जो पाकिस्तान में अभी असलियत में हालात हैं उनको एक्सेप्ट करके एक रैशनल डिबेट पर आ पाएँ. और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि हम एक टू वे एक डायलॉग करेंगे, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, जो सिचुएशन है वहाँ पर हम उसके ऊपर आगे बातचीत करेंगे और एक बेहतर कोई हमें रिजल्ट मिल सके, ताकि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी सच्चाई पता लग सके. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक सिर्फ रेटरिक करते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते. सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं और खुद आप जो करंट अफेयर एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान हम अगर अपने इस रीजन की बात करते हैं, हमारे रीजन में काफ़ी खुशहाली है, ओवरऑल सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी कंट्रीज. पाकिस्तान के इतने पिछड़े होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए अंबर, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी मुल्क में हर चीज ड्राइव होती है उसके पॉलिटिकल सिस्टम से. अगर आप मईशत की बात करें तो मईशत भी जो इसका हम देखते हैं कि तभी स्टेबल होगी जब आपके मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा. अनफॉर्चुनेटली जो आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी इंटेग्रिटी के लिए, हमारे इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए. लेकिन जो अभी मसाइल चल रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, CPI पाकिस्तान का इस टाइम 31% पे जा चुका है, SPI 46% पे जा चुका है. इन्फ्लेशन के साथ साथ पाकिस्तान में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $4.5 बिलियन पे जा चुके हैं, जो मैक्सिमम 1 या 2 हफ्ते की इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं. तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल है. करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो पा रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन हमें इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज पे जाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स खड़े कहाँ से हुए. असल में पाकिस्तान को जो माशी मसला जो सामना था माशी मसले का, ये स्टार्ट होता है 1947 से. जब हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आए तो हमें इनहेरिटेंस में कमज़ोर इकोनॉमी मिली. और कमज़ोर इकोनॉमी होना बुरी बात नहीं होती. जब भी एक नया मुल्क वजूद में आता है उसकी मईशत कमज़ोर ही होती है, क्योंकि उस मुल्क ने कैओस देखा होता है, उसने इंस्टेबिलिटी देखी होती है थ्रू आउट देयर स्ट्रगल. तो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें, अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो वो भी एक बहुत ही कमज़ोर इकोनॉमी था. बहुत मसाइल थे अमेरिका में, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा डेट था.
लेकिन उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल किया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके मुताबिक अपने मामला चलाना शुरू किए। हमारा मसला ये है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान को वजूद में आने के बाद 9 साल लगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और जब एक मुल्क में कोई आयन मौजूद नहीं है, आयन तो था, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था 1935 का, जिसकी मुखालफत मुस्लिम लीग खुद करती थी कि ये एक डिक्टेटोरियल आयन है जिसमें गवर्नर जनरल के पास बड़ी एक्सटेंसिव पावर्स हैं। तो एक ऐसा आयन 9 साल वजूद में रहा जो एक डिक्टेटोरियल आयन था, और हमें पहले 9 साल लग गए अपना आयन बनाते हुए। इन 9 साल में जो प्रॉब्लम्स आए, पहला लीडरशिप क्राइसिस। कायद आजम एक विजनरी लीडर थे, हम बहैसियत कौम मानते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पर्सनालिटी पे, उनके विजन पे बहुत से क्रिटिक्स मौजूद हैं, लेकिन बहैसियत कौम हम उन्हें अपना फाउंडिंग फादर मानते हैं। उनकी डेथ के बाद कोई ऐसा विजनरी लीडर मौजूद नहीं था जो इस मुल्क की बाग दौड़ संभाल सकता, और उस टाइम फ्रेम में ए पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे मुल्क में उनको स्पेस मिली। उन्होंने इस मुल्क को उस स्पेस को एक्सप्लॉइट किया और इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर लिया। वो दिन है और आज का दिन है, हमारे मुल्क में कोई सियासी जमात आज तक फ्लरिश नहीं कर पाई, हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक ईथोस कल्चर फ्लरिश नहीं कर पाए, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, क्योंकि जो ए पॉलिटिकल फोर्सेस थी उन्होंने पहले दिन से ही पाकिस्तान के ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम बल्कि मईशत को भी संभालना शुरू कर दिया। तो ये वो मसाइल हैं जो हमें नजर आता है कि पहले दिन से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, और जब किसी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होता उस मुल्क का माशी बहरान खत्म नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री पाकिस्तान में मईशत आज तक स्टेबल इस वजह से भी नहीं हो पाई क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट आती है वो अपना इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन लेके आती है, और जब दूसरी गवर्नमेंट आती है वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को साइड पे करती है और वो अपना इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन ले आती है। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला है कि कोई भी हुकूमत आएगी वो अपना इकोनॉमिक मॉडल लाएगी, जो पिछली इकोनॉमिक पॉलिसीज चलती आ रही हैं उनको खत्म कर देगी। तो जब तक आपकी मईशत में स्टेबिलिटी नहीं, जब तक आपकी माशी पॉलिसियां सस्टेनेबल नहीं होती, लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती, तब तक आपकी जो इकोनॉमी है वो अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती। इसकी एक एग्जांपल देना चाहूंगा और अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अयूब खान साहब आए, मार्शल लॉ उन्होंने लगाया, तो एक मॉडल लेके आया, उसका नाम था हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल। ये कैपिटलिस्ट मॉडल था जिसमें अयूब खान साहब ने इंडस्ट्रियल क्लास को फ्लरिश किया, प्रमोट किया। इस चीज को समझते हुए कि अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा, निचले लेवल तक इफेक्ट जाएगा और हर कोई खुशहाल होगा। अयूब खान साहब ने जैसे तैसे मॉडल चलाया, वो गए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए, उन्होंने इस मॉडल को साइड पे किया, एक बिल्कुल ऑपोजिट मॉडल ले आए, नेशनलाइजेशन मॉडल। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, जिया साहब आए, जिया साहब ने नेशनलाइजेशन को साइड पे किया और एक एड बेस्ड इकोनॉमी चलाना शुरू कर दी, क्योंकि अफगान जिहाद चल रहा था उस टाइम पर, अमेरिका हमें एड दे रहा था, उन्होंने कहा कि एड चलाने की जरूरत है, एड पे मुल्क चल रहा है, इसी पे चलाते रहो। जिया साहब गए, बेनजीर साहबा आई, एक नया इकोनॉमिक मॉडल लाई, बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट गिर गई। नवाज शरीफ साहब आए, नया मॉडल लाए, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिर गई। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस एक हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का फ्लरिश ना होना, और तीसरी चीज ये कि हमारी माशी पॉलिसियों का इनकंसिस्टेंट होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने हमारी मईशत को तबाह किया है, और आज हम यहाँ पर खड़े। ये आपने एकदम सही सूरत हाल को बयान किया है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू रहा है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है। लेकिन एक बात ये है कि आज़ाद होने के लिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान से निकला। बांग्लादेश में हमने स्टेबिलिटी देखी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर नज़र नहीं आती। इकोनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो काफ़ी बेहतर उन्होंने किया है, पाकिस्तान से कहीं आगे नज़र आते हैं। और हम अगर ओवरऑल अपने इस रीजन की बात करते हैं तो इसमें जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो आपस में, चाहे ट्रेड रिलेशंस हों, स्ट्रेटेजिक टाइज हों, आपस में सबके रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान इस रीजन में होने के बावजूद अपनी जो पूरा रीजन है कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आता है। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? आपस में क्यों नहीं जुड़ रहा है पाकिस्तान? मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मुल्क में पावर सेंटर्स होते हैं।
हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पावर सेंटर है वो कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, वो ए पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। और हमेशा जब भी किसी मुल्क में ए पॉलिटिकल फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं, उनके अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होते हैं। और वो ए पॉलिटिकल फोर्सेस, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो मईशत के अंदर बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें माशी पॉलिसियां बनानी नहीं आती। मैं यहाँ एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा। S.E. फाइनर ने एक किताब लिखी थी 1962 में, द मैन ऑन हॉर्स बैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स। वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि जब भी मिलिट्री और ऐसी ए पॉलिटिकल फोर्सेस किसी मुल्क में डोमिनेट करती हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि इनके पास प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं होते, इनके पास वो माशी पॉलिसियां बनाने वाले लोग मौजूद नहीं होते जो एक मुल्क को एक माशी तौर पर मुस्तहकम कर सकें। तो अगेन मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान में कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, जिसकी वजह से हमारी मईशत अभी तक मुस्तहकम नहीं हुई। आपने बांग्लादेश की बात की, हमें रियलिटी को सामने रखना चाहिए। बांग्लादेश हमसे अलग इस वजह से हुआ था कि हमारे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक नैरो एलीट मुल्क में बैठी थी, जो मुल्क का निजाम चला रही थी। वो चाहते थे कि मुल्क में सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम आए। बांग्लादेश के लोग सही मायनों में डेमोक्रेट थे। वो चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, वो चाहते थे मुल्क के अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, वो चाहते थे जिस तरह पॉलिटिकल पावर डिवॉल्व हो, इसी तरह से इकोनॉमिक पावर को भी डिवॉल्व होना चाहिए। इन वजूहात की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, इन डिफरेंसेस की वजह से। और जैसी वो अलग हुआ तो उन्होंने अपने उन्हीं चीजों को फॉलो किया, उसी ट्रैक पे अपनी मईशत को चलाया, और आज वो हमसे बहुत बेहतर जगह पर हैं। आज वो इनफैक्ट इंडिया को compete कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एंड इन एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। मैं पर्सनली तौर पर मैंने ये देखा, मैं 4 साल जर्मनी में पढ़ा, मैंने उस दौरान देखा कि जर्मनी में एक दौर था जब पाकिस्तान और इंडिया की मोनोपोली थी टेक्सटाइल सेक्टर की, और आज जर्मनी के अंदर बांग्लादेश ने उस मोनोपोली को तोड़कर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स यूरोप, जो कि एक टाइम पर पाकिस्तान की हुआ करती थी। तो बांग्लादेश हमसे इस वजह से बेहतर था क्योंकि वो शुरू से हमसे वो डेमोक्रेटिक राइट्स मांगते थे, जो उनका हक था, जो हमने नहीं दिए। वो हमसे अलग हो गए, उन्होंने अपने मुल्क में उसको, बेशक पार्शली आज वो कामयाब हुए, लेकिन हुए तो हैं। तो इसीलिए आज वो हमसे बेहतर पोजीशन में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे बेहतर चीजों को बेहतर तरीके से चलाया, पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया, मईशत को चलाया। अच्छा अरशद साहब, कुछ जो एनालिस्ट है उनका ये भी मानना है, क्योंकि पाकिस्तान को हम अगर एज नेशन देखें तो वो एक कौम, जैसे कि बोलते हैं हम भारत की बात करते हैं, तो भारत एक कौम की तरह उभरा है और सब नेशनलिज्म की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म, रीजनलिज्म, पंजाबी, सिंधी, ये सब बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि पाकिस्तान जो आगे नहीं बढ़ पाया है उसमें एक ये बड़ी वजह है, और एक्सट्रीमिज्म भी काफी एक बड़ी वजह नजर आती है। आप क्या कहते हैं इस पर? इसमें कोई शक नहीं है। मैंने डॉक्टर इश्तियाक साहब का, आपने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया, मैंने उनकी किताब पाकिस्तान अ गैरजन स्टेट पढ़ी, और उसके साथ साथ कुछ और किताबें पढ़ने का भी मुझे इत्तेफाक हुआ, जिसमें एनाटोल लिवन की किताब थी पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। वो भी इस चीज पे वो एम्फसिस करते हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है पाकिस्तान के स्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में। मैं इस चीज को बैक करूंगा कि पाकिस्तान असल में हमने जो बनाया था, जिसे हम 2 नेशन थ्योरी कहते हैं, हमने इस्लाम के नाम पर तो बनाया था पाकिस्तान के हम हिंदुओं के साथ या बाकी कौमों के साथ हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हमारे राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं है, इसलिए हमें अलग मुल्क चाहिए। हमने मुल्क तो बना लिया इस्लाम के नाम पे, लेकिन जब इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया तो अब हमें ये नहीं पता था कि कौन सा इस्लाम नाफिज करे इस मुल्क में। सुन्नी का परसीव किया हुआ इस्लाम, शियाओं का परसीव किया हुआ इस्लाम, देवबंदियों का परसीव किया हुआ इस्लाम, या वहाबियों का परसीव किया हुआ इस्लाम। असल में जो रिलीजन की डायनामिक्स हैं, रिलीजन की नेचर बहुत सब्जेक्टिव है। इस चीज को समझने की जरूरत है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो इस्लाम है।
रिलीजन की नेचर बहुत सब्जेक्टिव है। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन हम दोनों की रिलीजन को की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है एक दूसरे से। अब Absolutely. जब आपने एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया और उस इस्लाम के नाम पर बनाने के बाद आपके मुल्क को हाईजैक कर लिया कुछ एक दो इस्लामिक फैक्शंस ने, और उन्होंने अपना इस्लाम इम्पोज करना शुरू कर दिया पूरी पॉपुलेशन पे, वहां से स्टार्ट हुआ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। और ऐसा ही होता है मुल्लायत, थियोक्रेसी की मुखालफत। दरअसल अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का जब कयाम किया तो उसमें भी थियोक्रेसी को आपने ममानियत फरमाई। आपने कहा थियोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मुल्लायत नहीं होनी चाहिए। मुल्लायत क्या है? मुल्लायत ये है कि जब आप अपना परसीव किया हुआ इस्लाम दूसरों पर नाफिज कर दें, इम्पोज कर दें, वहां से स्टार्ट होता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म। और पाकिस्तान में पहले दिन से ये मसला था कि आपने रिलीजन के नाम पर मुल्क बना लिया, इट्स फाइन, लेकिन अब कौन सा रिलीजन बख्शा आपके पहले फाउंडर। जी, मैं इसके ऊपर काफी क्रिटिक है। इनफैक्ट इश्तियाक अहमद साहब की जो किताब है जनाब पे, वो भी इस बात पे लिखते हैं कि कायदे आजम उस टाइम पर उनको ये आइडिया नहीं था कि हम एक मुल्क तो ले लेंगे लेकिन उसका पॉलिटिकल सिस्टम चलाना कैसे है। ये इश्तियाक साहब लिखते हैं अपनी किताब में। बहरहाल इसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मैं इस पे बात नहीं करता। अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में पहले दिन से जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने बढ़ावा दिया, उससे हुआ क्या? उससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी सोसाइटी के अंदर रेडिकलिज्म बढ़ा, फंडामेंटलिज्म बढ़ा। इस चीज को बढ़ावा दिया ज़ियाउल हक ने आकर, जब उन्होंने इस्लामाइजेशन नाफिज की, जब उन्होंने अपना परसीव किया हुआ इस्लाम अपने पॉलिटिकल मोटिव्स अचीव करने के लिए नाफिज कर दिया लोगों पर। इस्लाम के नाम पर परसिक्यूशन की गई पॉलिटिकल पार्टीज की, सोसाइटी की, शिया कम्युनिटीज की और दूसरी जो हमारी एथनिसिटीज हैं उनकी। तो वहां से हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी जैसे, रिलीजियस इनटॉलरेंस जैसे जो है मसाइल पैदा हुए। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। जिस मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता है, उस मुल्क में जो पूरी दुनिया है वो उसके साथ ग्लोबलाइज नहीं होती, वो उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होती। हमारे पास सऊदी अरेबिया की मिसाल है। सऊदी अरेबिया ने अपनी आइडियोलॉजी को मॉडरेट किया है और वो कर रहा है इस चीज को देखते हुए कि उनको एहसास है कि आज हम दुनिया के साथ तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज नहीं करेंगे, इसको हम मॉडरेट नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, दुनिया हमारे साथ इंटीग्रेट नहीं करेगी। तो आज पाकिस्तान को भी जरूरत है कि हमें अपनी एनलाइटनमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमें इस फंडामेंटलिज्म को कहीं ना कहीं पर रोकने की जरूरत है ताकि हम दुनिया के साथ इंटीग्रेट कर सकें, और जो पूरी दुनिया के अंदर जो जिस तरह से इकोनॉमी के अंदर दुनिया इतनी ऊपर जा रही है, हम भी उनके साथ अलाइन कर सकें। अच्छा, एक और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो ये कि पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो डिफेंस सिस्टम है, उसका पाकिस्तान के जो सत्ता है उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरवेंशन है जिसकी वजह से कभी भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी जो सिलेक्टेड आपके प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने रहा है। क्यों आज तक आर्मी का जो इंटरवेंशन है उसको कम करके देश के अंदर एक स्टेबिलिटी क्यों नहीं लाई जाए? क्यों उस तरफ विचार या सोच नहीं हो पाया आज तक? उसकी रीजन अगेन 1947 से शुरू होती है। जब हम एक नया मुल्क बने तो हमारे दो बड़े मसले थे। नंबर वन, एक इकोनॉमी जिसकी मैं बात कर चुका हूं, और दूसरा सिक्योरिटी। 1948 में ही हमारा कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ एक कन्फ्रंटेशन हुई। एक सिक्योरिटी महाज हमारा इंडिया के साथ स्टार्ट हो गया, और उसी टाइम पर दूसरा सिक्योरिटी महाज अफगानिस्तान में स्टार्ट हो गया जब वहां पर पश्तूनिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई। अफगानिस्तान से कुछ फैक्शंस पाकिस्तान आए, उन्होंने हमारी पश्तून कम्युनिटीज को इंस्टिगेट करना शुरू किया कि आपका कल्चर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करता, लिहाजा आप अलग हों और आप एक अलग टेरिटरी बनाए पश्तूनिस्तान। तो एक मुल्क जो इकोनॉमिकली कमजोर था और दूसरा उसको दो फ्रंट्स पे सिक्योरिटी का सामना था, तो वहां पर क्या हुआ, वहां जरूरत ये पेश आई कि उस मुल्क का डिफेंस को ताकतवर बनाया जाए।
تو وہاں سے ہماری ملٹری کا رول ہمارے پولیٹیکل افیئرز میں سٹارٹ ہوا. جب امریکہ نے ہمیں ایڈ دینا شروع کی, ہماری ملٹری کو ڈیفنس کو بڑھانا شروع کیا اگینسٹ دا ایکسٹرنل تھریٹس, اور وہ ایک فیکٹر تھا جہاں سے ہماری ملٹری کا رول پولیٹیکل سسٹم میں بڑھنا شروع ہوا, اور وہ آج تک ہے. اب دوسرا سوال آپ کا یہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, وہ آج تک کیوں فلرش نہیں ہو پائیں؟ اس کی ریزن کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ برین چائلڈ ہے ملٹری کا. کوئی آج تک ایسا سیاسی لیڈر پاکستان میں ایسا نہیں آیا جو ملٹری کی بیکنگ کے بغیر پار میں آیا ہو. ابھی تک جتنے ہمارے سیاستدان پرائم منسٹرز آئے ہیں وہ ملٹری کے گرین سگنلز کے بغیر نہیں آئے, آج تک نہیں آئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک واحد ہمیں ایک ایکسیپشن ملتے ہیں 1971 کی وار کے بعد, جنہوں نے سویلین سپریمیسی نافذ کرنے کی کوشش کی, اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے, لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری جب انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کو سپریس کرنے کے لیے دوبارہ ملٹری کا سہارا لیا, بلوچستان میں ملٹری آپریشنز کروانے کی بات کی, تو وہی چیز ان کے گلے پڑ گئی. اور وہ ایک میں کہتا ہوں کہ ہسٹری میں ایک ایسا ٹائم فریم تھا جب ہم سویلین سپریمیسی کو انشور کر سکتے تھے, اور انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ابھی تک کوئی ایسا سیاستدان ہمارے موجود نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریٹک ایتھوز موجود نہیں ہے, کلچر موجود نہیں ہے جو کہ اس سے بالا تر ہو کے, اس سے بیونڈ جا کے یہ سوچ سکے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح سے ان ٹرو سینس میں ڈیموکریسی بنانا ہے. اچھا, جو ہم پاکستان آرمی کی بات کر رہے ہیں یا جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, ابھی عمران خان کے جب وہ پاور میں تھے, ان کے رہتے ہوئے آرمی کے اندر دو دھڑوں میں آرمی بٹنا شروع ہو گئی, ایسا کہ ایک پاپولر بلیف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ابھی جیسے کہ مانا جا رہا ہے کہ عمران خان ابھی پاکستان کے اندر ایک کلٹ فگر کے روپ میں ابھرے ہیں, تو وہ جو آرمی کے اندر جو بکھراو آ رہا ہے, اس سے کچھ ہم ایک پازیٹیو چینج کی امید لگا سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی صورت میں کہ ہمارے ڈیموکریسی فلرش ہوگی. عمران خان جو کلٹ پالیٹکس ہوتی ہے یا پاپولسٹ پالیٹکس ہوتی ہے, وہ ڈیموکریسی کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. آج ایک تاثر پاکستان میں پایا جا رہا ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, عمران خان پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں, اور پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں. اصل میں ہم ایک ریشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عمران خان کی جو جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی جنگ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریسی کی جنگ نہیں ہے. اصل میں یہ جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ کی. عمران خان بذات خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر آپ ان کا دور حکومت دیکھیں تو جب ان کو نو کانفیڈنس موشن آئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی, جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی جو آپ نہیں توڑ سکتے تھے. انہوں نے ہر وہ کوشش کی اپنا اقتدار بچانے کے لیے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر آپ ڈیموکریٹ تھے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری بڑی غلطی عمران خان صاحب نے یہ کی کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے دور میں بھی اسی طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں جیسے کہ آج ہو رہی ہیں ان کے خلاف. انہوں نے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائیں, انہوں نے جیلوں میں ڈالا اپنے اپوزیشن لیڈرز کو. وہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو 4 سالہ دور حکومت تھا اس میں ہمیں کوئی سازش ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. عمران خان صاحب جب ان کی گورنمنٹ بنی تو ان کی گورنمنٹ کو بنانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, ان کی گورنمنٹ کو گرانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی. آج وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آج وہ جتنی ان کی اسٹرگل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں سے ختم ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کرے اور کسی نہ کسی طرح سے ایک جگہ پر آ کر ہمارے انٹرسٹ الائن ہوں اور دوبارہ میں پار میں آؤں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی سٹرگل ہے یا آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ جمہوری ہے, وہ ڈیموکریٹک ہے. وہ دراصل ایک فیکشن اسٹیبلشمنٹ کا دوسرے فیکشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, اور ان دو فیکشنز کے خلاف کی آپس میں اس ٹائم پر جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے, اور اس کا نقصان پاکستان میں عام آدمی کو ہو رہا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. اور کیونکہ ہمیں جو حالات نظر آتے ہیں اس سے تو فی الحال یہی سمجھ میں آتا ہے کہ
उससे कोई नतीजा या एक पॉजिटिव चेंज हमें पाकिस्तान में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और हम सूरत हाल जिस तरह की देख रहे हैं, कोई नतीजा या फिर हमने इतने, अगर जब से इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तब से ही लगातार हर तरफ इंस्टेबिलिटी बनी, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स और या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात तो ये है अरसलान साहब के जो कुछ भी चाहे हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें या पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी क्राइसिस की बात करें, जो पाकिस्तान के पावर एलीट हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी को भी इस पूरे मसले की पड़ी नहीं है। सब अपने ही ड्रामे में लगे हुए हैं। कभी इमरान खान को गोली लग रही है, वो अपने जलसे निकाल रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और मतलब एकदम ड्रामा चल रहा है, किसी को पड़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। एक मुल्क में जब सियासी जमातें अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाती हैं और वो अपने एक्सट्रीम एंड्स पे खड़ी होती हैं और वो एक दूसरे से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होती, इसे कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। और ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि मुल्क के रियासती अदारे, उनके भी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जब क्लैश करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के साथ, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। मसला ये है कि जहां पर जिस मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार नहीं होती या उनका फुकदान होता है, वो लैक कर रही होती हैं, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है कि हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर अपने पर्सनल बेनिफिट्स सामने रखता है, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है। और जब वो अपने बेनिफिट सामने रखता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में क्लैश में आती हैं, मुल्क के रियासती इदारे अपने क्लैश में आते हैं और फिर उसकी मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं, जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो जो पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जब वो डोमिनेट करना शुरू हो जाए मुल्की इंटरेस्ट के ऊपर, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। मैं ये समझता हूं कि यही सबसे बड़ी रीजन है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं न कहीं वो जो नेशनलिज़्म है, उसकी कमी की वजह से भी चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर हम आम लोगों की बात करें, तो उनको तो जो भी इस्लाम के नाम पर अब तक चूरन चटाई है, वो उसका नतीजा उनके हमारे सामने है। लेकिन जो पावर या पॉलिटिकल एलीट की हम बात करें, तो उनके अंदर भी वो नेशनलिज्म नज़र नहीं आती, क्योंकि जितने भी लोग रहे हैं अब तक पावर में, उन सब ने जो भी आम लोगों का या आवाम के पैसे रहे, उनको लूटकर अपने-अपने अलग उन्होंने अपने-अपने जहान बसाए हैं। पाकिस्तान किन हालात में है, ये हमारे सामने है। असलम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप चर्चा में जुड़े और आपने बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज़ में आपने खुलकर बात की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स को भी आपकी ये पूरी डिस्कशन बहुत पसंद आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुझे अपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार।